Hello, today we are going to cover IMP topic of physiology, homeostasis. Homeostasis was first used by Canon. It means to maintain or stable the internal body's environment. Internal body depends on ECF in which cells survive. ECF extracellular fluid, जैसे कि ये हमारी एक सेल है, सेल के बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और उसके बाहर का जो फ्लूइड है उसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, जो कैरी करते हैं न्यूट्रिएंट्स, आयंस और अदर एसेंशियल एलिमेंट्स को और सर्कुलेट करते हैं थ्रू आउट द बॉडी. The normal presence of these elements is maintained by homeostasis or maintaining the internal environment. और ICF हमारा है इंट्रासेलुलर फ्लूइड. ये हमारे सेल के अंदर का फ्लूइड है जो स्टेबल कर रहा है एनवायरनमेंट को सेल के अंदर. तो दिस फ्लूइड contain nutrients, ions, water, pH to ensure the optimal cell function through the exchange of material across selectively permeable membrane or plasma membrane. Okay, then we are going to cover the factors involved in homeostasis. Homeostasis is essential for normal bodily functions. When there is an imbalance in body's natural function, the following elements are necessary. तो ये हैं हमारे असेंशियल एलिमेंट्स और फैक्टर्स जो हमारी होम्योस्टेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं. तो उसमें पहला है मेंटेनेंस ऑफ पीएच, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, देन मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स. ये हमारे 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स हैं जो होम्योस्टेसिस में आते हैं. उनको डिटेल में देखेंगे. रोल ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ बॉडी इन होम्योस्टेसिस. ये जो हमारे फैक्टर्स हैं इनका और जो हमारे सिस्टम हैं, डिफरेंट सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उनको साथ में लेके चलेंगे. इन आवर बॉडी ऑल सिस्टम मेंटेन और स्टेबल टू द इंटरनल एनवायरनमेंट. pH ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. नॉर्मल pH ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज 7.4. जो हमारे ब्लड का होता है वही, तो याद रखने में इजी रहेगा. अब हम इसमें ये देखेंगे कि अगर हम pH को इंक्रीज़ करते हैं तो उससे होता है एल्केलॉसिस और डिक्रीज़ होता है तो एसिडोसिस. एल्केलॉसिस और एसिडोसिस दोनों ही हमारे हार्मफुल होते हैं सेल के लिए, टिश्यू के लिए, बॉडी के लिए. ओके. रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड, किडनी स्टेबल द pH ऑफ बॉडी. रेस्पिरेटरी, ब्लड, किडनी, ये 3 चीज़ें हैं. 1 2 3, ये 3 चीज़ें हमारे बॉडी के pH को बनाती हैं, स्टेबल रखती हैं. ये 3 चीज़ें हमारे pH को स्टेबल रखती हैं. फिर आते हैं टेम्परेचर पर. टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. अगर इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा तो बॉडी के लिए हार्मफुल होगा और हमारे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेगा. इसमें सिस्टम आता है स्किन, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्प इन मेंटेनिंग टेम्परेचर. फिर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स. सेल्स नीड न्यूट्रिएंट्स टू फंक्शन वेल, जिसमें आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम play an important role in the supply of nutrients. Supply of oxygen. Oxygen is necessary element to the metabolism of cell and also importance of removal or exhalation of CO2. just ऑक्सीजन के सप्लाई है, उसके साथ साथ में CO2 का एक्सलेशन भी हो रहा है, आउट बॉडी से आउट हो रही है हमारी CO2. तो ये सब होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू. तो इसमें सिस्टम आ जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम और सप्लाई है ऑक्सीजन की, रिमूवल है CO2 का, और रिक्वायर टू मेंटेन सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड इंटरनल एनवायरनमेंट है.
Hormones are important to cell metabolism of nutrients. Hormones are found in glands and directly secrete in blood streams. तो हमको पता ही है, these hormones balance the imbalance metabolism. हार्मोन क्या करते हैं? इम्बैलेंस मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करते हैं, इसीलिए ये होम्योस्टेसिस में इसका रोल है. And enhance growth of body without hormone secretion imbalance lead to cause disorder and diseases. सिस्टम आएगा इसमें एंडोक्राइन सिस्टम. फिर आए वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को साथ में ही करते हैं. वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स शुड बी in balance state because dehydration and osmolarity decrease or increase of water. Dehydration मतलब decrease of water and osmolarity means increase of water in body leads to dangerous effect of the body to the body and organs do not function well. जब dangerous effect होगा body को तो organs अच्छे से function ही नहीं करेंगे. Main organs those help in water and electrolyte balance: kidney, skin, salivary glands and digestive system. Then blood. Blood plays an important role in maintaining a normal internal environment in all the above functions. Adequate number of RBCs, their size or normal hemoglobin level are essential for internal environment. Normality of plasma component is also essential. It carries nutrients, respiratory gases and metabolic waste product. ब्लड में जितनी भी हमारी चीज़ होती हैं, आरबीसी उनका साइज़, हीमोग्लोबिन उनका साइज़ और उनके नॉर्मल वैल्यूज़, प्लाज्मा कंपोनेंट उसकी जो अपनी न्यूट्रिएंट्स और रेस्पिरेटरी गैसेस, मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, ये सब कैरी करता है. तो ये सब हमारा ओवरऑल ब्लड में आ जाएगा. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. Nerve fibers of CNS transmit the sensations throughout the body and protect against damage caused by motor nerve fibers. Positive feedback mechanism और negative feedback mechanism. पहले देखते हैं mechanism of homeostasis की definition. When any normal changes occur in our body tries to normalize them through a process. These process occurs in two ways. Okay. First is positive feedback mechanism and second is negative feedback mechanism. पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को एम्पलीफायर भी क्या कहा जाता है, जो चीज़ों को एम्पलीफाई कर रहा है, ठीक है, बढ़ा रहा है चीज़ों को. पॉजिटिव फीडबैक लूप्स आर मच लेस कॉमन बिकॉज दे डू नॉट मेंटेन स्टेबिलिटी. इंस्टेड ओरिजिनल स्टिमुलस ड्राइविंग द वेरिएबल फर्दर away from the normal baseline. This creates a cascading effect until a definitive climactic event stops the cycle. Climactic event stops the cycle. जो पॉजिटिव फीडबैक है इसका हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जांपल आता है लेबर. प्रेगनेंसी के टाइम पर ऑनसेट ऑफ लेबर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, देन मूवमेंट ऑफ फीटस इनटू सर्विक्स, डायलेशन ऑफ सर्विक्स, मूवमेंट ऑफ फीटस थ्रू सर्विक्स, स्टिमुलेशन ऑफ रिसेप्टर इन सर्विक्स, डिस्चार्ज of impulses from the receptors, transmission of impulses through hypothalamus, release of oxytocin from the hypothalamus, then पॉजिटिव फीडबैक जाएगा और फिर से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस कराएगा. फिर से ये हमारी साइकिल चलेगी और फिर ये पॉजिटिव फीडबैक जाएगा और ये जाता रहेगा. उसके ये हमारा हो गया पॉजिटिव फीडबैक का एग्जाम्पल. अब आते हैं हम निगेटिव फीडबैक पे. पॉजिटिव फीडबैक और डिटेल में इसके एग्जांपल हैं, वो मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कराऊंगी. अब आते हैं हम निगेटिव फीडबैक पे.
नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, इसमें हम ये नेगेटिव फीडबैक इज़ द प्राइमरी मैकेनिज्म यूज्ड टू मेंटेन होमोस्टेसिस। पॉजिटिव फीडबैक मेंटेन डायरेक्टली होमोस्टेसिस को नहीं कर रहा था, लेकिन प्राइमरीली मैकेनिज्म used to maintain homeostasis is negative feedback. It is also called negative because the body's response opposes or negatives the original stimulus. If a variable gets too high, the system brings it down. If it gets too low, the system brings it up. Okay. देन इसमें एग्जांपल है थर्मो रेगुलेशन, बॉडी का टेम्परेचर, और ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन। ये भी मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दूँगी। नॉर्मल जो मैकेनिज्म का डायग्राम आता है वो ये है, कंपोनेंट्स ऑफ होमोस्टेसिस सिस्टम, नॉर्मल बॉडी, डायलेशन, सेंसर, कंट्रोल सेंटर, इफेक्टर और करेक्शन।